हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को आवाज़ सारणी के कुछ परिभाषाओं के बारे में बताया जाएगा, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और उनका प्रभाव आवर्त सारणी में किस प्रकार पड़ता है, कि वर्गों पर क्या होता है, आवर्तों के में क्या होता है, इसके बारे में समझाया जाएगा। जैसे पहला हेडिंग इसमें क्या है, परमाणु त्रिज्या है, कि परमाणु त्रिज्या होता क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक रेडियस। और ये आवर्त है और ये क्या है, वर्ग है खड़े कॉलम में। हम केवल यस और पी ब्लॉक को लिए हैं। और यहाँ पे अगर बात किया जाए पहले तो परमाणु त्रिज्या के बारे में, तो परिभाषा ये जान लीजिएगा कि किसी परमाणु में नाभिक से वाहतम कक्ष की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाता है। अब ये देखना है कि किसी परमाणु, ये परमाणु है और ये नाभिक है, वाहतम कक्ष की बीच दूरी, वाहतम कक्ष दूरी मान लीजिए ये है, तो किसी परमाणु में नाभिक से वाहतम कक्ष के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब परमाणु त्रिज्या का प्रभाव आवर्त सारणी में वर्गों में क्या पड़ता है। आप देखिए परमाणु त्रिज्या का प्रभाव, जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और फ्रांसियम। अगर बात किया जाए तो 1, 3, 11, 19, 37 और 87 है। इसका अगर देखें तो परमाणु क्रमांक कम है तो आकार भी छोटा होगा, इसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है तो आकार बड़ा होगा, इसका और बड़ा होगा, इसका और बड़ा होगा, इसका जो है और बड़ा होगा। और यहाँ अगर बात किया जाए फ्रांसियम का, तो इसका सबसे बड़ा होगा। क्यों बड़ा हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पर क्यों बढ़ रहा है। देखिए क्यों बढ़ने का कारण ये है कि परमाणु क्रमांक ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे कि ये कहा जाता है कि कक्षकों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, और जब कक्षकों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए कक्षकों की संख्या बढ़ने पर परमाणु का आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा, और जिससे कि परमाणु और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ेगी और परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। किसी वर्ग में, आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान हमेशा बढ़ता है। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ये कहा जाता है कि कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, और जब कक्षकों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु के अंदर जो नाभिक है और उसके वाहतम कक्ष की दूरी भी क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे परमाणु का आकार बढ़ जाएगा और परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये ध्यान रख लीजिएगा कि किसी वर्ग की बात की जाए, ये वर्ग किसी भी वर्ग की बात की जाए, सभी वर्गों में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, जिससे कि कक्षकों का आकार बढ़ने, कक्षकों की संख्या बढ़ेगी और परमाणु का आकार बढ़ते हैं और परमाणु का आकार बढ़ेगा तो नाभिक और आत्म कक्ष के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो जिससे परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं आवर्त के लिए, ये तो वर्ग के लिए था, ये वर्ग के लिए था। अब आवर्त के लिए मानते हैं, मान लीजिए हम तीसरे आवर्त को ले लिए हैं। तीसरे आवर्त में कौन है, सोडियम है, एक तरीके से मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और क्या है, आर्गन है। इसका परमाणु क्रमांक 11, 12, 13 है, 12 एल्युमिनियम होगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 है। अब इसमें देखिए तो इसमें एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 3s1 आएगा, इसमें करेंगे तो 3s2 आएगा, इसमें करेंगे तो 3p1 आएगा, इसमें करेंगे तो 3p2 आएगा, इसमें करेंगे तो 3p3 आएगा, इसमें करेंगे तो 3p4 आएगा, इसमें करेंगे तो 3p5 आएगा और इसमें करेंगे तो 3p6 आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक तो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहा है, बाएं से दाएं जाने पर, अर्थात बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, परंतु कक्षकों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही। देखिए 3p, 3, 4,
एक तरीके से कहा जा सकता है कि केवल P ही है और बाकी कोई अगला कक्षक नहीं आता है, जिससे कि ये कहा जा सकता है कि आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या बहुत किताब में लिख दिया जाता है कि घटता है परमाणु त्रिज्या। अब हम फिलहाल बात करते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश की। ये तो परमाणु त्रिज्या के बारे में है कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्यों बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या तो इसका मान क्या होता है, घटता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश की, जो परमाणु त्रिज्या का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। पहले तो हम प्रभावी नाभिकीय आवेश की परिभाषा को देखते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का परिभाषा क्या होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। इसे जिफ द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये ध्यान रखिए कि किसी भी परमाणु में नाभिक जितने बलों से इलेक्ट्रॉन को बांधे रहता है, किसी भी परमाणु में नाभिक जितने बलों से इलेक्ट्रॉन को बांधे रहता है, वही परमाणु क्या कहलाता है, उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। देखिए किसी भी परमाणु में नाभिक जितने बलों से इलेक्ट्रॉन को बांधे रहता है, उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। अब थोड़ा सा चित्र की, इसको जेफ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जेफ थोड़ा सा चित्र से हम लोग समझते हैं कि परिभाषा क्या होता है। ये परमाणु है और ये नाभिक है। नाभिक इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पर ऋण आयन होता है, और नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है, धन आयन होता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन एक धन आवेशित कण होता है जो एक स्थिर रूप में बना होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, गति करते रहते हैं, और ये नाभिक जो होता है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या होता है, बांधे रहता है, और इसी बांधने की प्रक्रिया ही प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। किसी भी परमाणु में नाभिक जितने बल की सहायता से, किसी भी परमाणु में नाभिक जितने बलों की सहायता से इलेक्ट्रॉन को बांधे रहता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश को जिससे प्रदर्शित करते हैं। अब इसका प्रभाव देखते हैं कि आवर्त सारणी में इसका प्रभाव क्या है। आवर्त सारणी में अगर इसके प्रभाव की बात करें तो आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ेगा, और जब आकार बढ़ेगा तो ये कहा जा सकता है कि ये हाइड्रोजन है, ये क्या है आपका लिथियम है, ये क्या आपका सोडियम है, ये क्या है आपका पोटेशियम है, और भी तत्व होते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका सीजियम है, और ये सीजियम है, तो ये जो है आपका क्या है फ्रांसियम है। तो हम कह सकते हैं कि इनका आकार तो बढ़ रहा है, आकार बढ़ने के साथ साथ ये कहा जाता है कि परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, 19 होता है, 37 होता है, और कितना होता है 87। तो ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ेगा, जब आकार बढ़ेगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे, आकार बढ़ेगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे, जिससे कि नाभिक द्वारा जो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाया जाता है वो कम बढ़ जाएगा। जिससे आकार तो बढ़ेगा, जिससे कि नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया बल क्या होगा, कम होगा, और जब इलेक्ट्रॉन पर कम बल लगेगा तो ये कहा जा सकता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, कम होता है। जैसे ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ेगा। अब आकार बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है वह इलेक्ट्रॉन चलाया यहाँ, अब वह इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाया, और वह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, वह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और वही इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं कि जितने नजदीक अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने तेजी से नाभिक क्या होगा, उनके बांधे रहता है, और जितना दूर जाएंगे नाभिक उन पर कम बल लगा पाता है।
यही कारण है कि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ जाता है और नाभिक जो बल लगाता है वो इलेक्ट्रॉन पर कम लगने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर नाभिक से हो जाते हैं और उस पर नाभिक द्वारा लगाया गया बल कमजोर हो जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाते हैं और नाभिक द्वारा कम बल लगाया जाता है। इसलिए ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है? कम होता है। अब जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है तो इसमें जो छोटे हैं नीचे से ऊपर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश मान बढ़ता है, क्योंकि छोटे हो जाने के कारण इलेक्ट्रॉन पास पास नाभिक के होंगे और उसमें प्रबलता पूर्वक नाभिक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा। ये रही वर्गों की बात कि वर्गों में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, जिससे कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं और नाभिक कम बल लगा पाता है, इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है? घटता है। अब अगर हम बात करते हैं तो आवर्तों पर इसका क्या प्रभाव होता है? आवर्तों पर हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक तो बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, लेकिन कक्षकों की संख्या तो नहीं बढ़ती है, जिससे कि नाभिक के पास पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाभिक के पास पास रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उस पर नाभिक सरलता पूर्वक बल लगाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है इसके बारे में बता दिया गया, जबकि बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने के बाद सोडियम से आर्गन तक जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है? बढ़ता है। अब ये जो टॉपिक आप लोगों को बताया गया, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में बताया गया और ये इसी परमाणु त्रिज्या के बारे में बताया गया। हमेशा ये ध्यान रखे रहिएगा कि जो परमाणु त्रिज्या होता है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस सिलसिले में अगर परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश नीचे हो जाएगा, अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ऊपर जा रहा है तो परमाणु त्रिज्या ही क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच व्युत्क्रमानुपातीय संबंध होता है। अब अगर हम बात करें तो आयनन ऊर्जा की बात करते हैं कि आयनन ऊर्जा या आयनन विभव क्या होता है? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, जिसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर बात किया जाए आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात किया जाए तो हम ये जानते हैं कि किसी भी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसी को कहते हैं आयनन ऊर्जा। क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। किसी भी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है वही आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब आप बताइए इसका प्रभाव वर्गों पर क्या पड़ता है? वर्गों पर क्या प्रभाव इसका पड़ता है? अब बताइए। ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ेगा तो ये कहा जा सकता है कि अगर छोटा आकार रहेगा तो नाभिक उतनी प्रबलता पूर्वक इलेक्ट्रॉन को बांधे रहेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। जबकि आकार बड़ा रहेगा तो नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन रहेगा, थोड़ा हल्का ऊर्जा लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार तो बढ़ जाएगा, जिससे कि ये कहा जा सकता है कि आयनन ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयनन ऊर्जा इसमें कम ऊर्जा लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। क्यों? क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ जा रहा है और जब परमाणु का आकार बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कम ऊर्जा लगेगी, क्यों? नाभिक से वो दूर रहता है। इसी प्रकार अगर बात किया जाए तो छोटे वाले की बात किया जाए तो यहाँ पे ज्यादा ऊर्जा लगेगा, आयनन ऊर्जा इसका ज्यादा होगा, क्योंकि आकार छोटा है और आकार जब छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के पास रहेंगे, अधिक से अधिक ऊर्जा देंगे, तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर होंगे। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है? घटता है, जिससे कि आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा? घटेगा। आयनन ऊर्जा का मतलब यही होता है कि किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है वही आयनन ऊर्जा होती है। अब बताइए इन परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन को सरलतापूर्वक किस आकार से बाहर निकाला जा सकता है? इस वाले आकार से सरलतापूर्वक निकाला जाता है, क्योंकि इसमें नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं और ये सरलतापूर्वक निकाल सकते हैं। जबकि छोटे वाले आकार में नाभिक के
पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा लगाएंगे तब जाके वो निकलेगा। इसलिए आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा छोटे आकार वालों को होता है, और जबकि बड़े आकार वालों के आयनन ऊर्जा क्या होते हैं, कम होते हैं। अब हम थोड़ा सा आवर्तों की अगर बात किया जाए तो आवर्तों में होता क्या है कि आवर्तों में वही कंडीशन होगा जो प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में बताया गया कि इधर बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि होती है, परंतु उसके कक्षकों की संख्या में और आकार में कोई वृद्धि नहीं होती है, जिससे कि नाभिक के नज़दीक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाभिक के नज़दीक इलेक्ट्रॉन हो जाने के कारण ये कहा जा सकता है कि नाभिक तीव्रता पूर्वक उसको बांधे रहेगा, और आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा, जबकि ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। फिलहाल आज हम इन सभी के बारे में चर्चा किए हैं कि ये क्या होते हैं, परमाणु त्रिज्या क्या होते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, और क्या कहते हैं आयनन ऊर्जा क्या होते हैं, और आयनन ऊर्जा का प्रभाव क्या पड़ता है, और क्या कहते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का प्रभाव इस आवर्त सारणी पर क्या पड़ता है, इसकी परिभाषाओं के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई जरा से भी त्रुटियां लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और उसके बाद जो जहाँ पर नहीं समझ में आए उसे आपको फिर से समझाया जाएगा। इसी पर ये क्या किया जाएगा, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए टॉपिक यहीं तक क्लियर करते हैं। अब अगला टॉपिक जो होगा वो कल चलेगा। अगला टॉपिक आप लोग को हो सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बताया जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया होते क्या हैं, और आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा उन रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, इसके बारे में चर्चा कर किए जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।